हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का करियर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट फैकल्टी। फ्रेंड्स, करियर आईएएस आपके लिए 67 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिसमें दूसरा सेशन है। हम लोगों ने इससे पहले 67 बीपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट का एक टेस्ट आपके साथ प्रस्तुत किया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी श्रेणी में एक नए क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम्स में भी इनकी पूछाने की उम्मीद है। और इसी दायरे में यानी कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कि अगर इसको समझ लेते हैं तो इसके आसपास के क्वेश्चंस भी अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजिली उनको कर पाओगे। तो आइए लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन होता क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जैक्टली न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो एक मिनट, यस, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो आपको पता, किसी भी एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ये पूछा गया है। तो जब भी हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन है। दूसरा कौन सा है? हीलियम है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पहला जो एलिमेंट आपका है हाइड्रोजन, इसमें भी इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्राइटियम की, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन में भी 3 अलग प्रकार के आइसोटोप हैं। उनमें से एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन न हो। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे आपका कॉपर हो। कॉपर में तो लगभग 35 न्यूट्रॉन होते हैं। कॉपर में 35 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। हाइड्रोजन एक ऐसा बचा, और वो भी हाइड्रोजन में भी अगर ढंग से देखा जाए तो प्रोटियम केवल। प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम जो पानी जिसका बनता है, जो सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाने वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ड्यूटेरियम जिसमें हाईवी वाटर यानी कि D2O बनता है और ट्राइटियम जो सन के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो मिल करके क्या बनाता है? हीलियम का नाभिक बनाता है और ऊर्जा निकलती है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। न्यूट्रॉन जो नहीं होता है वो आपका हाइड्रोजन के प्रोटियम में नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कुछ पीरियोडिक टेबल बताए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? यूनिट ऑफ द एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम जो होती है वो हमेशा वेवलेंथ जो होते हैं, वेवलेंथ जो होती है उसको नापने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है? वो एंगस्ट्रॉम है। यानी वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। अब वेवलेंथ होती क्या है? जब भी कोई वेव, जब भी कोई तरंग चलती है तो वो इस तरह चलती है। इसमें जो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। कोई भी जो तरंग चलेगी, ध्यान रखिएगा, कोई भी तरंग चलेगी, ये मान लो ये 0 पॉइंट है, यहाँ से कोई तरंग चलेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो ये जो
मेन एक्सट्रीम से 0 से जो हाईएस्ट पीक तक जाती है, ये इसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। नीचे वाला जो निम्न सबसे नीचे लेवल तक जाएगा उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। सबसे ऊपर को जो है वो आपका क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं और इसको हम लोग किसमें नापते हैं? वेवलेंथ में नापते हैं। ये ध्यान रखें, दो क्रस्ट की या दो सुरंग या दो ट्रफ, इसको सुरंग कहते हैं, श्रृंग, और इसको गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, और इसको क्या कह देते हैं? वेवलेंथ कह देते हैं। आपको पता है ऊर्जा की इकाई कैलोरी होती है ना? कैलोरी होती है, ये आपने जूल भी पढ़ा होगा। आवृत्ति की हर्ट्ज होती है और वेग को हम लोग इसमें नापते हैं, वेग को हम लोग मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो है आपकी वेवलेंथ की यूनिट हो जाती है। इसको आपको पहला आंसर यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी को किसमें नापा जाता है? तो बताया भी हमने आपको, फ्रीक्वेंसी को हमेशा किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो कितने जो है वहां पे वो दोलन करता है, कितनी बार दोलन करता है। एक निश्चित पॉइंट पर कोई पार्टिकल कितनी बार दोलन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसको हर्ट्ज में नापते हैं। मीटर पर सेकंड में तो आपको पता है कि जो है वो चाल को नापेंगे या स्पीड को नापेंगे। रेडियन में आपको जो एंगल होता है, रेडियन को एंगल जो होता है उसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। वाट को आपको पता है जो है वो, तो अलग अलग चीजें आपको पता हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी आवृत्ति, उसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जिसे आपने पढ़ा होगा 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, है ना? अपश्रव्य और श्रव्य और पराश्रव्य, तो इनको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए की खोज में यहाँ पर अगर बात किया जाए तो डीएनए की खोज जो डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का दिया गया था, जो डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया गया है, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जेम्स वाटसन और क्रिक को जो है वो डीएनए की खोज के लिए जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले, जो अनुवांशिक है, अनुवांशिकता के फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, इन्होंने सबसे पहले पाइसोडाइबम यानी कि मटर के पौधे पर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो वंशानुगत लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की थी और मैथमेटिकली उसको उन्होंने प्रूव किया था। सबसे पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। जोहानसन ने जो है वो सबसे पहले जीन शब्द की खोज की थी। जीन की खोज की थी किसने? जोहानसन ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। और हरगोविंद खुराना को, जिसको इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं, अमेरिका में थे, इनको सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल प्राइज भारत में किसी को मिला है तो हरगोविंद खुराना को मिला था। इन्होंने सबसे पहले जो सिंथेटिक जीन कह सकते हैं या जेनेटिक कोड होता है, उसका उन्होंने सबसे पहले आविष्कार किया था। तो अलग अलग हैं। तो डीएनए की खोज के लिए हम लोगों को जेम्स वाटसन और क्रिक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो हम लोग वसा को, यानी कि लिपिड, सिंपल लिपिड जो होते हैं, सिंपल लिपिड जो होते हैं यानी कि जो वसा होती है, उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से ही जाने जाते हैं। होता क्या है कि जो वसा होती है उसमें फैटी एसिड होते हैं, यानी कि वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। यानी कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जब मिलता है तो इससे एक जो है वो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड्स बनता है। तो 3 फैटी एसिड होने के कारण, 3 वसीय अम्ल होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है?
ट्राइग्लिसराइड्स कह दिया जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो वसा को कहते हैं। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हो गया, माल्टोज, सुक्रोज और आपका लैक्टोज ये आपके डाइसैकेराइड हो गए, और स्टार्च वगैरह जो आपके हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, ये सेलुलोज हो गया, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड्स। मिनरल आपको पता है, मिनरल मतलब कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आपके मिनरल्स में आ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? वसा को ही कहा जाता है, फैट को कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं। एक आपने पढ़ा होगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जहां पर कार्डियोग्राम शब्द आ जाएगा उसका मतलब होता है हार्ट, और यहाँ पर EEG है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो इंसेफेलो जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। तो हमेशा ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की जाती है, और उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। मस्तिष्क की निगरानी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का यूज करते हैं, और हार्ट की निगरानी करने के लिए हार्ट में जो स्पंदन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं नहीं जनरेट हो रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए हम लोग ECG का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोम्बोसेफ्लॉन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य अग्र मस्तिष्क के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है थैलमस, या इसको एक को हम लोग क्या कह देते हैं? सेरेब्रम कह देते हैं, सेरेब्रम कह देते हैं, और एक को हम लोग डायनसेफ्लॉन कहते हैं, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के 2 पार्ट होते हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारी हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। हमारी अंदर जो भूख और प्यास लगती है उसका केंद्र भी यहीं पे होता है। लव, प्रेम और हेट, घृणा का जो संवेदना होती है वो यहीं से होती है। सुख और दुख जो होता है, सुख और दुख जो होता है वो यहीं से होती है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का भी काम हाइपोथैलेमस को दिया गया है। तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करने का काम किसको दिया गया है? ये हाइपोथैलेमस के पास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइपोथैलेमस। इसको आपको ध्यान में रखना है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, जब भी आप किसी प्रिज्म से लाइट को गुजारते हो तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? विबज्योर। विबज्योर। तो विबज्योर में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो लाल रंग की होती है, लगभग 7600 के आसपास होती है, और सबसे कम जो होती है किसकी होती है? वायलेट की होती है, यानी कि लगभग 390 एंगस्ट्रॉम के आसपास या 3900 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। गलत हो गया, ये सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का होता है, पहला गलत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट सही है। बैंगनी रंग का प्रकाश हरे से ज्यादा होता है। बैंगनी का क्या है? बैंगनी का सबसे कम है, तो ये तो गलत हो गया। बैंगनी का प्रकाश पीले से ज्यादा होता है, ये भी गलत हो गया।
तो सही आंसर क्या हो गया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का, रेड से फिर ऑरेंज का, ऑरेंज से किसका होता है, येलो का, येलो से कम किसका होता है, ग्रीन का, ग्रीन से किसका कम होता है, ब्लू का, ब्लू से किसका कम होता है, इंडिगो का, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का, यानी कि बैगनी का। तो सबसे कम किसका है, बैगनी का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। ये है, इधर की तरफ चलते जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य जो है वो घटती चली जाती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, घटती जाती है लाल से बैगनी की तरफ। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, यानी किस तापमान पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, किस डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री पर दोनों के मान समान होते हैं, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इसको ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला है, इससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, और वो फार्मूला आपका है 0 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फार्मूला होता है। इसको आप 1.8 भी कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस गुणे 1.8 इंटू प्लस 32 बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि 32 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, -40, तो -40 डिग्री सेल्सियस गुणे 1.8 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा आप, इसका कितना हो जाएगा, तो आप तो 18 चौक 72, यानी कि कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो इधर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 के आसपास आपकी आ जाएगी, -40 आसपास, क्या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों -40 पे बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया कि इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर आपका सही, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पे जो है -40 पर ही होगा, उसके बाद नहीं होता, उसके बाद कहीं पर भी दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी, केवल -40 पर ही दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज को आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है उसको किस में हम लोग नापते हैं, तो विद्युत शक्ति को हमेशा हम लोग ध्यान रखिएगा, एम्पियर में हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को नापते हैं, वोल्ट विभवांतर जो होता है उसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जो है वोल्ट में नापते हैं, चार्ज को हम लोग कूलाम में नापते हैं, यानी कि विद्युत धारा जो होती है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम वोल्ट में नापते हैं, आवेश जो होता है उसको हम लोग कूलाम में नापते हैं, और विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, SI यूनिट ऑफ द पावर इज द वाट, 1 जूल पर सेकेंड, वाट जो होती है, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं।
वाट के ही या जूल पर सेकंड जो होती है, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं। तो ये आपका विद्युत शक्ति का इकाई होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर में एग्जैक्टली होता क्या है? तो आप पढ़ेंगे जो चेंजेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग क्या कर देते हैं, बदलते हैं। तो विद्युत मोटर से आपने चलाया, बिजली से क्या किया आपने, किसी इंजन को चलाया, तो इंजन चलने के बाद क्या होगा, वो मैकेनिकल काम, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पट्टा चलाएगा या किसी जो है वो चक्के को चला देगा, चक्का जो है किसी चीज को और चलाएगा, तो उससे क्या होगा, ऐसे तो वो क्या करता है कि वो मैकेनिकल वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा कि अर्थ पे अर्थ पे लगभग 71% वाटर है और 29% जो है वो लगभग क्या है, आपका लैंड वाला हिस्सा है। यही स्थिति जो है बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में लगभग 70% तक पानी होता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का 55% होता है, और इसका लगभग 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है। तो होल बॉडी की बात की जाए तो 70% तक हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। इसको आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हम लोग नापते हैं, अमीटर के द्वारा नापा जाता है। अमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अमीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। और विभवांतर को हम लोग वोल्टामीटर से नापते हैं। वोल्टामीटर से हम लोग किससे नापते हैं, आपका विद्युत धारा को नापा जाता है। तो इस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को नापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका बी। अमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करते हैं। Electrical current is measured using a measuring device called ammeter. The ammeter must be connected the ammeter in series to the circuit in order to measure the current flowing through component in a circuit. एक सर्किट में अमीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ करके जो है उसमें पता लगाते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो ए होता है। और ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, और उसको हम लोग कैपिटल ए से मेजर करते हैं। जैसे आपका मीटर, जैसे आपका किलोग्राम, जैसे आपका सेकंड, है ना, जैसे आपका टेम्परेचर केल्विन, जैसे आपका इंटेंसिटी कैडिला, ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो है एम्पियर, और आपका एक बार मोल। ये 7 क्या है, आपके फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम लोग इसको यूज करते हैं, मूल मात्रक होते हैं, इनमें एक शामिल है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सी है, यानी ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो मुख्य घटक की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और मीथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और ओजोन भी है। चारों ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई वाला ऑप्शन मान सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य घटक जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर जो रोल निभाता है वो कौन आपका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो आयोग है, आयोग ने किस मंशा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुख्य घटक पूछा है, मुख्य घटक मेन कंपोनेंट, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पूछता कि गैसों ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो ये चारों हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आंसर ध्यान देना पड़ेगा कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है। इस डिपेंड करता है आयोग ने किस आधार पे इसका आंसर दिया है। मुख्य घटक के रूप में अगर दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और अगर उसने सभी को मान लिया कि सभी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट ये हमको लग रहा है कि उसका आंसर उसने क्या माना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए।
लेकिन अगर आयोग ने ई दिया है तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि एग्जैक्टली इसका आंसर आयोग के हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए, क्योंकि मुख्य घटक बताया गया है, तो मुख्य घटक इसका क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे मेथेन भी है, लेकिन मुख्य घटक की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप प्रश्न देखते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला है, तुरंत लोग जो होते हैं E इक्वल टू mc² पर चले जाते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, और वहीं पर टिक कर देते हैं, और वहीं से आपका आंसर गलत हो जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की जो है वो पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर है, जो वेरी लो टेम्परेचर पर, अति शीतल तापमान पर जो है जब गैस जो होती है वो कंडेंस होती है तो इस अवस्था में आ जाती है। तो ये तो गलत हो गया। अपेक्षता ये भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ये आप याद कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है वो सबसे मतलब आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। E इक्वल टू mc² के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत जो है उसके लिए जो है इनको ये नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब होता है, पावर हाउस का मतलब होता है जहां पर एनर्जी का जनरेशन होता है, जहां पे एनर्जी जनरेट होती है उसको पावर हाउस कहते हैं। और हमारी कोशिका की एनर्जी क्या होती है, एटीपी। तो जहां पर एटीपी बन रहा है वही कोशिका की एनर्जी हाउस हो जाएगी, यानी कि पावर हाउस हो जाएगी। तो चूंकि एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, इस एटीपी क्या है, सेल की एनर्जी करेंसी है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर डी में पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमेशा इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में जो है वो एटीपी बनता है, ये ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी बनता है। और इनर मेम्ब्रेन भी कहाँ बनता है, F1 पार्टिकल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में कहाँ पर होते हैं, F1 पार्टिकल में एटीपी बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति का स्रोत कहा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये होता किससे है, HIV से। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, यानी कि एड्स जो होता है किससे होता है, वायरस। और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं, विषाणु। तो एड्स जो होता है किससे होता है, वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है, और उसका नाम क्या है, HIV। और वायरस कैसा है, ये रेट्रो वायरस है। किस फैमिली से आता है, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस मतलब क्या होता है, जिसका डीएनए, इसमें डीएनए नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा किससे नापी जाती है, तो
पहला है आपका हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। दूसरा है आपका हाइग्रोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, आर्द्रता को जो है हम लोग किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। ये आंसर इसका सही है। हमेशा जो है हम आर्द्रता जो है उस आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर, हाइग्रो का मतलब ये होता है ह्यूमिडिटी से लिया गया। पायरो, पायरो मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान जो होता है, बहुत अधिक तापमान जो होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि जो सन वगैरह, जो सोलर सिस्टम में जो आपके स्टार वगैरह होते हैं उनके तापमान को नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर, आपको पता है दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग मापने के लिए जो है वो हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता के, यानी कि इसका सही आंसर क्या है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। हाइग्रोमीटर हम लोग हमेशा आर्द्रता को नापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और आपको पता है फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एरिया मतलब क्या होता है, लंबाई, L इंटू बी, यही तो होता है एरिया का। तो L इंटू बी यानी इसका M, इसका M, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब फोर्स का न्यूटन हो गया, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका अपने आप ये हो गया, ये न्यूटन, ये ए आंसर हो गया। तो दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन मीटर किसका होता है, न्यूटन, न्यूटन फोर्स इंटू एफ, न्यूटन। तो अलग चीज हो गई यहाँ पर, न्यूटन प्रति मीटर की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इस पास्कल होता है, पास्कल भी होता है। पास्कल को हम लोग 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में लिख सकते हैं, जिसे यहाँ बताया हमने, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको यहाँ पता है कि किलोग्राम, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसको और करेंगे तो न्यूटन मतलब क्या होता है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उससे आप डिवाइड कर लेंगे, तो खैर वहाँ तो कोई बात नहीं हो रही है ऐसी। तो आप यहीं पे जानेगा, ये सीधे से निकल के आए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ए आंसर हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग करियर आईएएस के इस प्लेटफॉर्म जुड़े रहिए। करियर आईएएस आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहेगा, और आपके अंदर जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता रहेगा, और आपके जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको देगा, जिससे कि आपका वो टॉपिक कॉन्सेप्ट भी आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता रहे, या कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होता रहे। तो करियर आईएएस की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।